Hello, Jain students. My name is Parvez Alam. From today, I will be taking your history classes. First of all, later on, we will see the other subjects also. ये ज़रूरी है कि आप टीचर के बारे में, शिक्षक के बारे में थोड़ी समझ रखें, जिनसे आप पढ़ने वाले हैं। मैंने अपनी ग्रेजुएशन एमजेके कॉलेज बेतिया से की है, पॉलिटिकल साइंस से। उसके बाद मैंने फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए इसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, पॉलिटिकल साइंस से। और पिछले 6 महीना के अंदर या आप कहें 8 महीना के अंदर मैंने 2 बार नेट क्वालिफाइड किया। NET नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। जो लोग इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते हैं, वैसे स्टूडेंट जो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं, उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका मिलता है। तो एक बहुत ही खुशी की बात है कि आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर, फ्यूचर असिस्टेंट प्रोफेसर से पढ़ने वाले हैं। चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज का हेडिंग रहेगा हमारा आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट। देखिए, सबसे पहले एक चीज और कहना चाह रहे हैं सारे स्टूडेंट से। हम सबको लगता है बचपन से कि हिस्ट्री या सोशल साइंस मीन्स बोरिंग सब्जेक्ट, जहाँ टीचर क्लास में पढ़ाना शुरू करे और हम लोगों को नींद आना शुरू हो जाए। तो ध्यान रखिए, ये चीज़ नहीं होने वाला है। आप पूरे के पूरे हिस्ट्री को, मैं आपसे चैलेंज तो नहीं कर रहा, लेकिन प्रॉमिस जरूर कर रहा हूँ कि सारी की सारी हिस्ट्री क्लास आप एंजॉय करेंगे। बस थोड़ी पेशेंस रखें, फिर हम लोग देखेंगे। हिस्ट्री शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि हिस्ट्री को आप एक स्टोरी की तरह समझें। एक ऐसा स्टोरी जिसमें बहुत सारी कहानी छुपी हुई है, उस कहानी को आपको फाइंड आउट करना है। मेरे कहने का मतलब है, हिस्ट्री इज अ स्टोरी कवर्ड विद अ लॉट ऑफ मैसेजेस। हिस्ट्री कहानी की तरह है जिसमें बहुत सारी कहानी, स्टोरीज, मैसेज छुपा हुआ है। स्टूडेंट के रूप में हमें वो मैसेज निकालनी है। ठीक, आप हेडिंग देखिए, लिखा हुआ है इंडियन नेशनल मूवमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ वर्ड इंडियन। इस शब्द के बारे में कुछ विशेष जानने की जरूरत नहीं है। Anything related to a country that is India is called as Indian. Here is a word national. In the whole topic, this is going to be the most important word, national. And the another important word, the second important word will be movement. In your syllabus, CBSE class 10, this chapter Indian National Movement is written as in your syllabus, Indian national movement is written as nationalism in India. Your question will be, if Indian nationalism और nationalism in India का मतलब होता है इंडियन नेशनल मूवमेंट, फिर 2 हेडिंग देने की क्या जरूरत है? आगे जब हम आपको पढ़ाएंगे, आपसे हमारी बहस होगी, बातचीत होगी, तो आप समझ जाएंगे कि दोनों में से कौन सा हेडिंग ज्यादा अच्छा रहेगा। फिलहाल के लिए हम दोनों को लेके चलते हैं। आपके सिलेबस में नेशनलिज्म इन इंडिया दिया है, तो इसी को लेके चलते हैं। फिर हम आगे उसको भी डिस्कस करेंगे कि इंडियन नेशनल मूवमेंट मैंने क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, ओके, लेट्स अंडरस्टैंड।
You know India? Okay. You know in. In is a preposition. The most important word is nationalism. Okay, let's understand. The word nationalism has two components. One is nation, another is ism. This word nationalism has two components. One is nation, another is ism. This word ism means anything that is modern. कोई भी चीज़ जिसका जन्म, जिसकी शुरुआत आधुनिक समय में हुई है, मॉडर्न टाइम में हुआ है, उस चीज़ को हम लोग कहते हैं, उस चीज़ के लास्ट में लगा होता है इज़म। यानी कहीं भी इज़म लिखा हुआ अगर आपको मिलता है स्टूडेंट्स, तो आप समझ जाइएगा वो चीज़ कैसा है, एकदम नया है, मॉडर्न टाइम से रिलेटेड है। यानी ये चीज़ मिडाइवल टाइम से रिलेटेड नहीं हो सकता, ये चीज एंशिएंट टाइम से रिलेटेड नहीं हो सकता। कोई भी चीज जो मॉडर्न टाइम से रिलेटेड है वहां शब्द मिलता है इज्म। फॉर एग्जाम्पल अब बहुत सारे वर्ड देखेंगे, जैसे आपने वर्ड सुना होगा सोशलिज्म, फिर आपने अदर वर्ड्स देखे होंगे कैपिटलिज्म, आपने पढ़ा होगा या सुना होगा माओइज्म, आपने पढ़ा होगा गांधीज्म या सुना होगा। और चार्ल्स डार्विन ने एक नई चीज दिया जिसको हम बोलते हैं एवोल्यूशनिज्म। हर वर्ड के लास्ट में आपको क्या दिख रहा है? इज़म 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 इज़म। तो जहां भी आपको सब इज़म दिख जाए उसका सिंपल सा मतलब होता है कि वो चीज़ मेडाइवल टाइम का नहीं है, वो चीज़ एंशिएंट टाइम का नहीं है, वो चीज़ किससे रिलेटेड है? मॉडर्न टाइम से रिलेटेड है। ठीक, अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि किस समय को मॉडर्न माने, किस समय को मेडाइवल माने, किस समय को एंशिएंट माने। तो इन पॉलिटिकल साइंस और इन हिस्ट्री देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट, वी कॉल इट एज ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648। 1648 ईस्वी में एक समझौता होता है, एक ट्रीटी होती है जिसे हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। वेस्टफेलिया एक जगह है जर्मनी के अंदर। इस समझौते से क्या हुआ, इस ट्रीटी से क्या हुआ? इस ट्रीटी ने यूरोप में, कहा? यूरोप में 30 इयर्स ऑफ वॉर को एंड कर दिया। मतलब यूरोप के देशों में लड़ाई हो रही थी, लगभग 30 साल से चल रही थी। ये लड़ाई किस चीज की थी? एक तरफ थे किंग, एक तरफ थे चर्च। यूरोप चर्च, जहां फादर पोप बैठते हैं। राजा सोचते थे कि हमारी बात चले, चर्च सोचती थी कि हमारी बात चले। इन दोनों में स्ट्रगल होता था जिसे हम एक्सप्लेन करते हैं 30 इयर्स ऑफ वॉर के रूप में। ये कब एंड होती है? 1648 में एक समझौता होता है, ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। उसके बाद ये डिसाइड होता है कि आज के बाद द विल ऑफ द चर्च विल नॉट प्रिवेल, द विल ऑफ द किंग विल प्रिवेल। राजा जो कहेंगे वो माना जाएगा, ना कि चर्च। तो सिंपल भाषा में समझा जाए तो मॉडर्न समय की शुरुआत कहाँ से होती है? 1648 से। ओके, हमने आपसे बताया
नेशनलिज्म में दो वर्ड जुड़े हुए हैं, एक वर्ड है इज्म और दूसरा वर्ड है नेशन। आई होप कि आप इज्म का मतलब समझ गए होंगे। सिंपल भाषा में इज्म मीन्स कोई भी चीज़ जो मॉडर्न टाइम से रिलेटेड है, एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू मॉडर्न टाइम इज ट्रीटेड एज इज्म। For example, socialism, capitalism, Maoism, Gandhism, evolutionism, anything that is related to modern time will be treated as what? Ism. So in nationalism, there are two terms. One is ism. We have understood what is ism. Another is nation. So students, let's understand what is the meaning of nation. This word nation comes from Latin word ये जो शब्द है नेशन लैटिन भाषा के एक दूसरे शब्द से बना है, नासी से, NASCI. The term nation comes from a Latin word NASCI, nasi, which means race. जो नेशन शब्द है वो लैटिन भाषा के दूसरे शब्द से नासी से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है रेस। अगर रेस को हम सिंपल भाषा में समझे स्टूडेंट्स, तो रेस का मतलब होता है इथनिक ग्रुप। किसी भी इथनिक ग्रुप को हम क्या कहते हैं? रेस कहते हैं। जैसे अगर हम और सिंपल बना दें इथनिक ग्रुप को, और सिंपल लेके चलते हैं ताकि समझना आसान हो जाए, तो इथनिक ग्रुप का मतलब होता है कोई भी ऐसा ग्रुप जिसके पास कॉमन आइडेंटिटी हो, एक जैसी आइडेंटिटी हो। A group which has common identity. A group which has common identity is called as what? Ethnic group. See, this common identity, कॉमन आइडेंटिटी मतलब एक जैसी पहचान, एक ऐसी आइडेंटिटी, एक ऐसा पहचान जो बहुत सारे लोगों में कॉमन है, बहुत सारे लोग उस पहचान को लेकर आपस में जुड़े हुए हैं, उसको कहते हैं हम लोग कॉमन आइडेंटिटी, एक जैसी पहचान। ये कॉमन आइडेंटिटी क्या हो सकती है? लैंग्वेज हो सकता है, भाषा एक कॉमन आइडेंटिटी हो सकती है। कैसे? मान लीजिए आप बिहार के रहने वाले हैं और पटना से दिल्ली के लिए आप ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं। आप जिस बोगी में बैठे हुए हैं, ट्रेन के जिस डिब्बे में बैठे हुए हैं, वहाँ और भी लोग बैठे हुए हैं। जब आपकी ट्रेन यूपी पहुँचती है, यूपी स्टेशन, बात करते दौरान आपने एक गलत शब्द बोल दिया कि यूपी के लोग ऐसे होते हैं, मान लीजिए गंदे होते हैं। जैसे ही आपने ये शब्द यूज़ किया यूपी के लोग गंदे होते हैं, बाकी जितने यूपी के लोग थे वो सब क्या हो जाएंगे? आपस में एक हो जाएंगे और फिर आपकी धुलाई वहाँ शुरू हो जाएगी। इसको बोलते हैं कॉमन आइडेंटिटी। तो कॉमन आइडेंटिटी आपका रीजन भी हो सकता है, आप किस इलाके से हैं, किस क्षेत्र से हैं, किस रीजन से हैं, वो भी आपका कॉमन आइडेंटिटी हो सकता है। भाषा भी एक कॉमन आइडेंटिटी हो सकती है। किसी शहर में गए, आप भोजपुरी बोलते हैं, सारे लोग वहाँ इंग्लिश बोल रहे हैं। जैसे कि आप तमिलनाडु गए हैं बिहार से, आपको हिंदी आती है, वहाँ के जो लोग हैं वो तमिल बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, आपको समझ में तो आएगा नहीं। लेकिन टू द पॉइंट वेयर यू विल फाइंड अ बिहारी पर्सन इन द तमिलनाडु, यू बोथ विल यूनाइट। जैसे ही तमिलनाडु में आपको बिहारी व्यक्ति मिलेगा, आप उसे जा करके मिलना चाहेंगे कि चलो हम एक हो गए।
तो भाषा भी हमें बांध के रखती है। जो रीजन है, इलाका है, वो भी एक कॉमन आइडेंटिटी हो सकता है, हमको बांध के रखता है। फिर रिलीजन भी एक कॉमन आइडेंटिटी होता है। रिलीजन के आइडेंटिटी के आधार पे बहुत सारे लोग आपस में जुड़े होते हैं। एक पहचान रिलीजन भी हो सकता है। कल्चर भी लोगों को जोड़ के रखती है, तो कल्चर भी एक पहचान हो सकता है। सेम कल्चर वाले लोग आपस में एक जैसे होते हैं, आपस में बॉन्डेड होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो ये भी एक कॉमन आइडेंटिटी हो सकता है। ट्राइब, अलग अलग ट्राइब्स भी, मतलब एक ट्राइब के लोग, फॉर एग्जाम्पल मैं 3 ट्राइब का नाम ले रहा हूं, एक है गारो, एक है खासी और एक है जयंतिया। ये तीनों के तीनों ट्राइब इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, 7 सिस्टर्स। तो जो गारो ट्राइब का पर्सन होगा, मेंबर होगा, वो खासी ट्राइब से अलग होगा, उसके अलग वे ऑफ लाइफ होंगे। जो जयंतिया ट्राइब का मेंबर होगा वो इन दोनों से अलग होगा। लेकिन जो भी लोग गारो ट्राइब के लोग होंगे आपस में जुड़े होंगे, एक जैसा उनका बिहेवियर होगा, सिमिलर खासी, सिमिलर जयंतिया। और फाइनली अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया में कॉमन आइडेंटिटी आप कास्ट को भी ले सकते हैं। यानी कास्ट के आधार पे, जाति के आधार पे बहुत सारे लोग आपस में जुड़े होते हैं। एक कास्ट के लोग एक ग्रुप में होते हैं, दूसरे कास्ट के लोग दूसरे ग्रुप में होते हैं। देयरफॉर ये जो वर्ड नेशन है ये आया किससे है? लैटिन वर्ड नासी से। नासी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? नासी का मतलब होता है रेस। रेस को और सिंपल भाषा में ले जाए तो क्या हो जाएगा? इथनिक ग्रुप। इथनिक ग्रुप का मतलब क्या होता है? कॉमन आइडेंटिटी, एक जैसी पहचान को इथनिक ग्रुप कहते हैं। अभी जो कॉमन आइडेंटिटी है सॉरी, ये जो कॉमन आइडेंटिटी है अलग अलग प्रकार का हो सकता है। किसी के लिए कॉमन आइडेंटिटी लैंग्वेज हो सकता है, किसी के लिए कॉमन आइडेंटिटी इलाका हो सकता है, रीजन। किसी के लिए कॉमन आइडेंटिटी रिलीजन हो सकता है, किसी के लिए ट्राइब हो सकता है, किसी के लिए कल्चर हो सकता है। और इंडियन सोसाइटी में आप सिंपली समझ जाएंगे कि कॉमन आइडेंटिटी एक जैसी पहचान के रूप में लोग आपस में किसी को ट्रीट करते हैं। देयरफॉर नेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कॉमन आइडेंटिटी। बस इतना ही ध्यान रखिए। अभी नेशन मीन्स कॉमन आइडेंटिटी। इसी नेशन से बना है नेशनल, और इसी नेशनल से बना है क्या स्टूडेंट्स? इसी नेशनल से बना है नेशनलिज्म। चलिए फाइनल करते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। हमने शुरू में लिया था कौन सा वर्ड? मैंने शुरू में लिया था नेशनलिज्म, ठीक है। इसको मैंने 2 भाग में ब्रेक किया था। नेशन प्लस इज्म। इज्म का मतलब कुछ भी नहीं, एनीथिंग दैट इज मॉडर्न इज कॉल्ड एज इज्म। सेकेंड वर्ड इज नेशन। नेशन सिंपली मीन्स कॉमन आइडेंटिटी। So you remember simply one thing, nation means common identity, एक जैसी पहचान। It can be religion, it can be language, it can be culture, it can be tribe, it can be your region. Okay, now ism means it is a new concept, therefore the word nationalism is new, modern time. Okay, I have written
एंशिएंट ग्रीस। ग्रीस इज द नेम ऑफ अ कंट्री। ग्रीस एक देश का नाम है, अभी भी है। इटली के, अभी का जो इटली है उसके जस्ट बगल में एक देश ग्रीस, छोटा सा कंट्री है। लेकिन मैं अभी का बात नहीं कर रहा हूँ, एंशिएंट ग्रीस का बात कर रहा हूँ, बहुत पुराने समय वाले जो ग्रीस था उसकी बात कर रहा हूँ। इसी एंशिएंट ग्रीस में कुछ महान लोग हुए जिनका नाम आपने सुना होगा, अगर नहीं सुने हैं तो आज सुनिए, बहुत इंटरेस्टेड लोग हैं। प्लेटो, एरिस्टोटल, अब प्लेटो से पहले आप ले सकते हैं सोक्रेटिस। थ्री ग्रेट पर्सन्स। वन इज सोक्रेटिस, द सेकेंड वन इज प्लेटो एंड द थर्ड वन इज एरिस्टोटल। और सबसे खुशी की बात यह है कि ये तीनों के तीनों लोग आपस में रिलेटेड हैं। ये जो सोक्रेटिस हैं ये प्लेटो के टीचर थे, गुरु थे, यानी प्लेटो सोक्रेटिस के स्टूडेंट हुए, फिर एरिस्टोटल प्लेटो के स्टूडेंट हुए। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, एरिस्टोटल के स्टूडेंट हुए, उनका नाम हुआ अलेक्जेंडर, जिन्हें हम सिंपल भाषा में कहते हैं सिकंदर। गाड़ी के पीछे आपने देखा होगा, जो जीता वही सिकंदर। नाउ इन द एंशिएंट ग्रीस, ग्रीस नाम का मान लीजिए ये देश है, और कौन सा ग्रीस? अभी का नहीं, एंशिएंट टाइम का, पुराने समय में। ये जो ग्रीस देश है, ग्रीस नाम का कंट्री है, सपोज कीजिए, सपोज डेट दिस इज द बाउंड्री ऑफ ग्रीस। ये एक देश है, इसका नाम है ग्रीस। पूरा का पूरा ग्रीस बहुत सारे छोटे छोटे इलाकों में बंटा हुआ था। सपोज दिस इज वन इलाका, अनदर इलाका, थर्ड इलाका, फोर्थ इलाका, फिफ्थ इलाका। इसमें से कुछ एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा एथेंस, आपने नाम सुना होगा स्पार्टा, इस पे तो मूवी बनी है स्पार्टा पे। 300 सोल्जर्स ने, बहुत लंबे सोल्जर्स को, बहुत मैक्सिमम नंबर ऑफ सोल्जर्स को उन्होंने हरा दिया था, डिफीट किया था। अब जितने छोटे छोटे इलाका दिख रहे हैं, स्मॉल स्मॉल एरिया, अब ऐसे समझ लीजिए एक शहर, जैसे बेतिया शहर है, मुजफ्फरपुर शहर है, पटना शहर है, उस तरह शहर के रूप में आप देख सकते हैं। एक देश था ग्रीस जो बहुत छोटे छोटे इलाकों में बटा हुआ था। हर छोटे इलाका को क्या कहा जाता था? सिटी स्टेट। हर छोटा इलाका अपने आप में क्या था? स्टेट था। हर शहर अपने आप में स्टेट था। क्या था? हर शहर अपने आप में स्टेट था। सिटी प्लस स्टेट। सिटी यू नो, फॉर द टाइम बीइंग, मतलब एट प्रेजेंट, डोंट गो इनटू डिटेल, ओनली अंडरस्टैंड स्टेट इन अ लोकल लैंग्वेज। Anything that has 4 things will be a state. Number 1, population, जहां पे कुछ लोग रहते हैं। सेकंड, टेरिटरी, उसका अपना एक टेरिटरी हो, अपना उसका बाउंड्री हो। थर्ड, गवर्नमेंट, वहां एक सरकार हो। एंड फोर्थ, sovereignty. Anything that has 4 elements, it is called as a state. Number 1, population. Okay, number 1, population. In simple language, dear students, you have to understand, state means anything that has 4 elements. Number 1, population, territory, गवर्नमेंट, सोवरेंटी। ये चारों चीज जिसके पास हो, कुछ लोग रहते हो, उसका एक बाउंड्री हो, वहां पे एक सरकार हो देखरेख करने के लिए, और फिर सोवरेंटी। सोवरेंटी का मतलब वो अपने फैसले खुद से लेते हो। इस चीज को कहा जाता है क्या? स्टेट। तो कहने का मतलब है
I mean to say that finally it was a ग्रीस, कंट्री हो गया ग्रीस। ये अलग अलग छोटे छोटे इलाका में बटा हुआ था। हर छोटे इलाका को कहा जाता था सिटी स्टेट। सिटी मीन्स शहर, स्टेट मीन्स वो चारों काम करता था। हर छोटा इलाका, हर जिला, जैसे समझ लीजिए, जैसे इंडिया को देखें तो इंडिया के पास आर्मी है, बेतिया जिला के पास कोई आर्मी नहीं है। लेकिन उस समय क्या होता था, हर सिटी स्टेट, चाहे वो एथेंस हो, स्पार्टा हो, कुछ भी हो, जितने भी सिटी स्टेट थे सबके पास ये चारों होता था। लोग रहते थे, टेरिटरी होता था, गवर्नमेंट में आ ही गया, पुलिस हो गई, आर्मी हो गई, उसके पास रहेगा अपना। ठीक, दिस इज ग्रीस। ग्रीस के अंदर क्या था, सिटी स्टेट। You know city state right now? Suppose this is a city state. Second thing, Socrates, इनके स्टूडेंट हुए प्लेटो, इनके स्टूडेंट हुए एरिस्टोटल, इनके स्टूडेंट हुए अलेक्जेंडर, जिनको हम लोग सिकंदर भी कहते हैं। आपको मेनली ध्यान देना है किन पे, अलेक्जेंडर पे। सिकंदर के जो पापा फादर थे उनका नाम था फिलिप्स। द फादर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट वाज फिलिप। और जो फिलिप थे ये मेसिडोनिया के किंग थे। ही वॉज अ किंग ऑफ Macedonia. What was Macedonia? Macedonia was a kind of city state. But the father of Alexander, Philip, was assassinated, killed, murdered in 336 BC. BC means before Christ. Before 1 century, in 336 BC, 1 सेंचुरी से भी 336 साल पहले उनकी डेथ हो गई, मतलब मर्डर हो गए। उसके बाद उनके बेटे अलेक्जेंडर को किंग बनने का मौका मिला। अब गद्दी पे कौन बैठे हैं, तो गद्दी पे बैठे हैं अलेक्जेंडर, सिकंदर। कहाँ की गद्दी पे, मैसिडोनिया। मैसिडोनिया क्या था, एक सिटी स्टेट था। अब देखिए, सपोज दिस इज मैसिडोनिया। मैसिडोनिया मीन्स अ सिटी स्टेट। When Alexander became the king, he was very enthusiastic. He wanted to fight and capture all the regions around his state. Therefore, Alexander started war. Alexander, Sikandar, started war with the neighboring states, neighboring city states. अलेक्जेंडर ने अगल बगल के जो राज्य थे, सिटी स्टेट थे, उनके साथ फाइट करना शुरू कर दिया, वॉर करना शुरू कर दिया। और वॉर करने के बाद उनके टेरिटरी को अपने टेरिटरी में मिलाना शुरू कर दिया। मान लीजिए कि आप इससे फाइट कर रहे हैं, यू आर फाइटिंग विद समवन, व्हेन यू विल डिफीट हिम यू विल कैप्चर हिज टेरिटरी। सिमिलरली अलेक्जेंडर मैसिडोनिया किंग बने, वो अगल बगल के राजा के साथ युद्ध करना शुरू कर दिए और उनके टेरिटरी को अपने मिलाना शुरू कर दिए। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो मैसिडोनिया था उसका टेरिटरी बढ़ने लगा। आपने सुना होगा, अभी तो आपकी क्लास बहुत जूनियर है, आपने पढ़ा तो नहीं होगा, सुना होगा कि अलेक्जेंडर भारत तक भी पहुंच गए थे। उनकी सपना थी कि वो भारत को भी
अपने कब्जे में करे, अपने शासन में करे, लेकिन वो हार गए, यहां से चले गए। दिस वॉज मेसिडोनिया। मेसिडोनिया वॉज अ सिटी स्टेट। अलेक्जेंडर ने क्या किया, अगल बगल के राजा को हरा हरा के उनको डिफीट करके अपने टेरिटरी को बड़ा कर लिया। देन सिटी स्टेट बिकेम एन एम्पायर। जो छोटा सा एक सिटी स्टेट था वो क्या बन गया, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इट बिकेम अंपायर। आई मीन टू से दैट एम्पायर, एक साम्राज्य बन गया। और अलेक्जेंडर जो एक किंग थे, किंग से क्या बन गए, एम्परर। इट इज क्लियर टिल नाउ, लेट्स बिगिन। दिस was Macedonia. Alexander was a king. Alexander was a king. अलेक्जेंडर ने क्या किया, अपने टेरिटरी को बढ़ाते बढ़ाते इतना बड़ा कर दिया कि अब ये सिटी स्टेट से बन गया एम्पायर। और खुद अलेक्जेंडर क्या बन गए, एम्परर, सम्राट बन गया। एक छोटे से इलाका का जो मालिक होता है उसे किंग कहते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी इलाका हो उसका जो बॉस बन जाए उसे बोलते हैं एम्परर, साम्राज्य, सम्राट। जैसे अशोका द ग्रेट, अशोक जो थे वो भी एक सम्राट थे, एम्परर थे। अकबर द ग्रेट वो भी एक एम्परर थे, क्योंकि उन्होंने लगभग भारत के अधिकांश हिस्सों पे कब्जा करके रखा हुआ था या अपनी क्षेत्राधिकार बना के रखा हुआ था। ठीक। लॉन्ग आफ्टर द Alexander, this empire became रोमन एम्पायर। बाद में चल के इस एम्पायर क्या बन गया, रोमन एम्पायर बन गया। फिर और जब समय गुजरा ये रोमन एम्पायर दो भाग में ब्रेक कर गया, दो भाग में टूट गया। एक को बोला गया ईस्ट रोमन एम्पायर और दूसरे को बोला गया वेस्ट रोमन एम्पायर। जो ईस्ट रोमन एम्पायर था इसका कैपिटल बना कॉन्स्टेंटिनोपल। ये कहाँ जगह है, अभी का जो टर्की है, अभी का जो तुर्की नाम का देश है उसके अंदर है कॉन्स्टेंटिनोपल। जो वेस्ट रोमन एम्पायर था इसका कैपिटल बना रोम। फॉर योर नॉलेज थोड़ा सा जान लीजिए, 1453 में, इन 1453 एडी मुस्लिम्स कैप्चर्ड कॉन्स्टेंटिनोपल। मुस्लिम्स ने क्या किया, कॉन्स्टेंटिनोपल को अपने कब्जे में कर लिया। एंड दिस ईस्ट रोमन एम्पायर फ्रॉम 1453 एडी बिकेम ओटोमान एम्पायर। 1453 के बाद जो ईस्ट रोमन एम्पायर था जिसका कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल था क्या बन गया, ऑटोमान एम्पायर बन गया अंडर द लीडरशिप ऑफ मुस्लिम्स। जब मैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको नेशनलिज्म इन यूरोप, वहां मैं डिस्कस करूंगा ओटोमान एम्पायर को, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा रोल होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ठीक, फिलहाल चलिए कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। अब आपको फोकस करना है मेनली वेस्ट रोमन एम्पायर में। सपोज I have moved the East Roman Empire. Let's focus on West Roman Empire. Suppose this is West Roman Empire. अब बताइए इसका कैपिटल कहाँ था? Please tell me what was the capital of West Roman Empire? It was Rome. Same. In an empire,
I would like to tell the name of some of the empires. In India, it was Mughal Empire. In West Asia, there was a Byzantine Empire. Similarly, it was a West Roman Empire. कोई भी एम्पायर होगा, एम्पायर, उसमें एक साथ अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग वे ऑफ लाइफ के लोग साथ में रहते हैं, रह सकते हैं. जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, भारत के अंदर जब था मुगल एम्पायर, एक एम्पायर का नाम बता देते हैं, अकबर. अकबर दी ग्रेट. तो जब भारत के अंदर मुगल एम्पायर था, तो मुगल एम्पायर के अंदर हिंदूस भी रहते थे, मुगल एम्पायर के अंदर मुस्लिम्स भी रहते थे, मुगल एम्पायर के अंदर बाद में एक नया धर्म बना सिख धर्म, वो भी रहने लगे. जब क्रिश्चियंस बाद में आए, ईस्ट इंडिया कंपनी, क्रिश्चियंस बाहर से आए, वो भी रहने लगे. तो सिंपल सा कहने का मतलब क्या है मेरा, कि किसी एम्पायर के अंदर एक साथ अलग अलग बैकग्राउंड के लोग, अब याद कीजिए मैंने आपको क्या समझाया था, एक वर्ड RACE, रेस का मतलब मैंने क्या बताया था, एथनिक ग्रुप. एथनिक ग्रुप का मतलब मैंने क्या बताया था, कॉमन आइडेंटिटी. तो किसी एम्पायर के अंदर, इन द रूल ऑफ एम्परर, इन द टेरिटरी ऑफ एम्परर, many nationalities, I mean to say that many ethnic group of common identity can live together. एक एम्पायर के अंदर, साम्राज्य के अंदर अलग अलग आइडेंटिटी के लोग एक साथ रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. अब ध्यान दीजिए, क्या बताया मैंने ये बताया कि एक एम्पायर के अंदर अलग अलग आइडेंटिटी के लोग एक साथ रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है एम्परर को. अब ध्यान दीजिए, ये जो वेस्ट रोमन एम्पायर था, जिसकी कैपिटल रोम में थी, इस पूरे वेस्ट रोमन एम्पायर में अभी का, प्रेजेंट का यूरोप आता था. अभी जो यूरोप है, जहां पे इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, पोलैंड है, इटली है, बहुत सारे कंट्रीज हैं, ये सारे कंट्रीज को आज यूरोप में रखा जाता है. तो ये जो वेस्ट रोमन एम्पायर था, यूरोप के सारे अभी के देश इसमें आते थे, और साथ ही साथ कुछ एशिया का भी पार्ट इसमें आता था. फॉर एग्जाम्पल, इसमें मान लीजिए ये वाला इलाका है, ये है वेस्ट रोमन एम्पायर के अंदर, यानी रोमन एम्पायर के अंदर है. लेकिन मान लीजिए यहाँ के जो लोग हैं, इस इलाके के जो लोग हैं, इस एरिया में जो लोग रहते हैं, द पीपल हु आर लिविंग इन दिस एरिया, सपोज दैट कि ये फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे. कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे ये? फ्रेंच भाषा बोलते थे. सपोज इन दिस एरिया people were speaking the German language. Similarly, in this region, people were speaking Czech language. Similarly, in this region, people were of Italian cultures. Suppose in the West Roman Empire, some people were speaking French language, some were speaking Czech language, some were speaking German, and some were of Italian culture. All were living together without any problem. Slowly, later on, when the emperor became weak, जब एम्परर कमजोर हो गया, जैसे आप देखेंगे इंडिया में जो अकबर थे वो बहुत स्ट्रांग थे. अकबर से चलते चलते आगे को जो रूलर्स आए, शाहजहां, वहां तक ठीक था.
औरंगजेब की डेथ हुई 1707 एडी में। इनके बाद जो मुगल एम्पायर था वो टूटना शुरू हो गया। सिमिलरली समय के साथ जो वेस्ट रोमन एम्पायर था, इसके जो एम्परर थे, सम्राट थे, वो कमजोर होना शुरू हो गया। जब वो बहुत ज्यादा वीक हो गए, उनका पावर वीक हो गया, उनकी पावर कम हो गई, दबदबा कम हो गया, तो ये जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, जो फ्रेंच भाषा बोलते थे, दिस लैंग्वेज फ्रेंच लैंग्वेज, इन्होंने क्या किया, डिक्लेयर कर दिया, घोषणा कर दिया कि ये लोग अब एम्परर के साथ, बोलिए, अब ये लोग एम्परर के साथ नहीं रहेंगे। इसी को कहा जाता है You might have studied in your class 9th, इसी को कहा जाता है what? फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789। वेस्ट रोमन एम्पायर के अंदर अलग अलग डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग रह रहे थे, उसमें से जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले थे, इन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि हम एम्परर के साथ नहीं रहने वाले, हम एम्पायर में नहीं रहने वाले, हम अपना खुद का एक कंट्री बनाएंगे जहां पे सिर्फ ओनली एंड ओनली कौन से लोग रहेंगे? फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, फ्रेंच कल्चर, वही लोग रहेंगे जो फ्रेंच कल्चर को मानते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। और उन्होंने क्या किया? खुद को आजाद घोषित कर दिया, जिसको हम लोग हिस्ट्री की भाषा में कहते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789। ध्यान दीजिए, कौन सा देश बना? फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद एक कंट्री बना, उस कंट्री का नाम है फ्रांस। इसी फ्रांस को कहा जाएगा क्या चीज? नेशन स्टेट। क्या कहोगे स्टूडेंट? इस फ्रांस को क्या कहेंगे? नेशन स्टेट। शुरू कहां से हुआ था? सिटी स्टेट। सिटी स्टेट बड़ा होते होते क्या बन गया? एम्पायर। फिर जो रोमन एम्पायर था उसमें से एक इलाका, ये जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, ये अलग हो गया। कब? 1789 में, जिसको फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789 कहा जाता है। उन्होंने एक कंट्री बनाया फ्रांस। अब ये जो फ्रांस नया कंट्री बना, पहला कंट्री बना, इसको क्या कहा जाए? इन द हिस्ट्री, इन द लैंग्वेज ऑफ हिस्ट्री, वी कॉल इट एज नेशन स्टेट। एक ऐसा स्टेट जो अपने आप में क्या है? नेशन है। एक ऐसा स्टेट जो अपने आप में नेशन है, उसे कहा जाएगा नेशन स्टेट। अब याद कीजिए, मैंने नेशन का मतलब क्या समझाया था आपको? नेशन एक लैटिन वर्ड है, नासी। नासी का मतलब होता है रेस। रेस का मतलब होता है इथनिक ग्रुप। एक ग्रुप, ऐसा ग्रुप जिसका क्या हो? कॉमन आइडेंटिटी हो। एक ऐसा ग्रुप जिसका कॉमन आइडेंटिटी होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? नेशन स्टेट, नेशन बोलेंगे। अभी जो फिलहाल एक कंट्री बनी है 1789 में, जिसका नाम है फ्रांस, इसको आप क्या कहेंगे? इसको कहेंगे आप नेशन स्टेट। नेशन स्टेट क्यों कहेंगे? ये स्टेट तो है, स्टेट तो है। स्टेट मींस फोर थिंग्स: पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट, सोवरेनिटी। इसके पास चारों चीज तो है, लेकिन किस आधार पे बना है? व्हाट इज द बेसिस ऑफ द फ्रांस नेशन? इट इज नेशन। नेशन मीन्स कॉमन आइडेंटिटी। कॉमन आइडेंटिटी में भी लैंग्वेज, में भी रिलीजन, में भी कल्चर, में भी रीजन, में भी ट्राइब। तो जो फ्रांस नाम का जो देश बना है 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, इसका क्या आधार था? कौन सा आधार था?
तो ये लैंग्वेज के आधार पे बना। फाइनली our heading was nationalism in India। नेशनलिज्म में दो शब्द हैं, नेशन और इज्म। इज्म मीन्स कोई भी चीज जो नया है, मॉडर्न है। मॉडर्न कहने का मतलब 1648 एडी के बाद आया है, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648, इसके बाद का जो समय उसको कहा जाता है मॉडर्न। नेशन मतलब कॉमन आइडेंटिटी। ये आपका लैंग्वेज हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, रीजन हो सकता है, ट्राइब हो सकता है, और इंडिया को लेकर के कास्ट हो सकता है। तो जो पहला नेशन स्टेट बना, किस आधार पे बना था बताइए स्टूडेंट्स? व्हाट वाज द बेसिस टू बी द फर्स्ट नेशन स्टेट? इट वाज लैंग्वेज। और कौन सा देश बना? फ्रांस। कौन सा लैंग्वेज था? फ्रेंच। फाइनली nationalism means, mind it, nationalism means the choice, the desire to make a state. Nationalism means the desire, the choice, the enthusiasm to make a state on the basis of what? On the basis of nation। मतलब अगर आप किसी कॉमन आइडेंटिटी के आधार पर, किसी एक आइडेंटिटी के आधार पर, आपका ट्राइब हो सकता है, लैंग्वेज हो सकता है, आपका रिलीजन धर्म हो सकता है, रीजन आपका इलाका हो सकता है, कास्ट हो सकता है, अगर किसी भी कॉमन आइडेंटिटी के आधार पर अगर आप एक देश बनाते हैं, उस देश को कहा जाएगा नेशन स्टेट। उस देश को क्या कहा जाएगा? नेशन स्टेट। लेकिन ये नेशन स्टेट बनाने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, आपको फाइट करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसके टाइम खर्चा करना पड़ेगा। एक चॉइस होगी, एक इच्छा होगी कि हमको बनाना है। दिस चॉइस, दिस डिजायर, दिस लव इज कॉल्ड एज नेशनलिज्म। इन हिंदी वी कॉल्ड इज राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। इन फाइनल वर्ड्स, if a group of person are trying to make a separate country on the basis of common identity, this separate country is called as nation state, and the desire, the love, the choice to make a separate country on the basis of what? Tribe, language, religion, reason, caste, I mean to say that on common identity is called as nationalism. The love, desire, choice to make a separate country on the basis of nation, on the basis of common identity is called as nationalism. Okay? Which was the first country to be a nation state? France was the first country to be a nation state. In which year? 1648. Sorry, 1789. So I hope you have understood the meaning of nationalism. Simply, nationalism simply means your choice, your love, your desire to make a separate country, to make a separate ilaka, separate state on the basis of nation, on the basis of common identity. और इस भावना को, इस फीलिंग को, इस विचार को हम क्या कहते हैं? नेशनलिज्म। एक अलग देश बनाना कॉमन आइडेंटिटी के आधार पर, भाषा के आधार पर हो सकता है, धर्म के आधार पर हो सकता है, आपका रीजन के आधार पर हो सकता है। तो उस देश को कहेंगे नेशन स्टेट, और ये जो फीलिंग थी इसको कहा जाएगा नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। फॉर एग्जाम्पल 1971 में जो पाकिस्तान था उसको वो दो भाग में टूट गया।
सिंपल भाषा में क्या है, जो ईस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान, वो 1971 में क्या बन गया, बांग्लादेश। एक नया कंट्री बना 1971 में। व्हाट वाज द बेसिस, द बेसिस वाज लैंग्वेज। जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे वो बांग्ला भाषा बोलते थे, जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग थे वो उर्दू भाषा बोलते थे। उर्दू वाले चाहते थे बांग्ला वाले पे कि उर्दू को थोप दें, ये लोग ही उर्दू बोले जबरदस्ती। इन लोगों ने कहा कि नहीं, हम अपना एक अलग कंट्री बनाएंगे, वहां हम बांग्ला बोलेंगे। तो इनके अंदर जो फीलिंग थी एक बांग्लादेश बनाने की, वो फीलिंग क्या कहलाएगी, दैट फीलिंग विल बी कॉल्ड एज नेशनलिज्म, एंड बांग्लादेश विल बी कॉल्ड एज अ नेशन स्टेट। पाकिस्तान एक नया देश बना, किस आधार पे, धर्म के आधार पे, कि वहां मुस्लिम्स रहेंगे, पाकिस्तान पाक जगह होगा। सो पाकिस्तान इज अ नेशन स्टेट। शुभम। ओके डियर स्टूडेंट्स, किसी चीज को समझने के लिए बैकग्राउंड समझना जरूरी होता है। मैं अभी तक आपको क्या समझा रहा था, ओनली बैकग्राउंड समझा रहा था, क्योंकि जब तक आप बैकग्राउंड नहीं समझेंगे आगे सब कुछ रट्टा मारना पड़ेगा, समझ नहीं पाएंगे उसको। तो अगेन नेशनलिज्म इन इंडिया। आप अभी तक नेशनलिज्म का मतलब समझ चुके हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म? I hope you have understood. I have tried my best to make you understand the meaning of nationalism, and I hope you have understood. Now come to India. In 1600 AD, in Britain, in 1600 AD, in Britain, some capitalist created a company, British East India Company. कुछ लोगों ने क्या बनाया, कुछ अंग्रेजों ने एक कंपनी बनाई, उस कंपनी का नाम रखा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, कंपनी का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। आप लोग मेरी क्लास एंजॉय करेंगे इसलिए कि लगभग हर बैकग्राउंड से मैं आपको समझा पाऊंगा। कंपनी का मतलब होता है एक बिजनेस एंटिटी, बिजनेस करने वाली एक सिस्टम जिसका मेन मकसद होता है प्रॉफिट कमाना। एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा समूह, कुछ लोग आपस में मिल जाते हैं, एक नाम रख देते हैं उसका, वो कंपनी बन जाती है। उसका मेन मकसद क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, उसका भलाई से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे रिलायंस इज अ कंपनी, उसका काम प्रॉफिट कमाना, सामान बनाए प्रॉफिट कमाना। उसी तरह से 1600 ईस्वी में ब्रिटेन के अंदर एक कंपनी बनी, मतलब उससे पहले बनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। चूंकि कंपनी है तो प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट कमाने के लिए आपको बिजनेस करना पड़ेगा, खरीद बिक्री करना पड़ेगा। तो ये कंपनी सोच रही थी कि हम एशिया आए, चाइना हो गया, उस समय का भारत हो गया, या मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इन देशों में जाएं और जाकर वहाँ बिजनेस करें और प्रॉफिट कमाएं। लेकिन आपको पता होगा कि 1600 AD में जो ब्रिटेन था वो मोनार्की के अंडर था, रानी के अंडर था, राजा के अंडर था, तो परमिशन लेना जरूरी था। तो वहाँ की जो रानी थी उनका नाम था क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। अब फर्स्ट याद मत कीजिएगा, सिर्फ ध्यान रखिएगा कि उनका नाम था एलिजाबेथ, डेट्स ऑल। इन्होंने क्या किया, 1600 AD में इस कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इजाजत दे दिया, अलाउ कर दिया कि आप इंडिया, चाइना या बाकी जो एशिया में और कंट्रीज हैं उनके साथ जाके बिजनेस कर सकते हैं। कितने साल के लिए अलाउ किया, ओनली 15 ईयर्स के लिए। ठीक है, ब्रिटेन में एक कंपनी बनती है 1600 ईस्वी में जिसका नाम है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी का मतलब होता है प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट कमाने के लिए आपको बिजनेस करना पड़ेगा, बिजनेस करने के लिए कुछ खरीद बिक्री करना पड़ेगा। इस कंपनी ने रानी से इजाज़त लिया कि हम बिजनेस करना चाहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है जाइए, हम आपको 15 साल का इजाज़त देते हैं, 15 साल के लिए आप बिजनेस इंडिया से, चाइना से,
उस समय इंडिया को भारत कहा जाता था। जाके अपना बिजनेस कीजिए। ठीक है, ये कंपनी आती है इंडिया में 1608 AD में। 1608 ईस्वी में ये कंपनी, ब्रिटिश इंडिया कंपनी, इंडिया में आ जाती है। इंडिया में आने के बाद शुरू में इन लोगों ने बिजनेस पे ध्यान दिया। वहां से सामान लाके यहाँ बेचते थे और यहाँ का सामान वहां ले जाते थे, जैसे स्पाइस हो गया, मसाला हो गया, वहां ले आके बेचते थे। इन लोगों ने सिर्फ बिजनेस पे ध्यान दिया। लेकिन जैसे समय बीतता गया, 1639 में एक युद्ध हुआ, बैटल ऑफ करनाल। इसमें अफगानिस्तान से एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अहमद शाह अब्दाली। इन्होंने दिल्ली पे अटैक किया। दिल्ली में उस समय कौन रहते थे? दिल्ली में उस समय मुगल्स रहते थे। तो अहमद शाह अब्दाली ने अटैक किया दिल्ली पे और मुगल्स को हरा दिया। मुगल्स मतलब अकबर बादशाह, उनके बाद जो भी लोग आए, शाहजहां आए, औरंगजेब आए, औरंगजेब के बाद मोहम्मद शाह रंगीला, ये बढ़ते बढ़ते गया, उन्होंने हरा दिया। ठीक, अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली से बहुत सारे पैसा लूट करके वो अफगानिस्तान लेकर के गए। तो एक कंपनी आई थी जो बिजनेस करने के लिए इंडिया में, जिसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी ने इसको देखा कि बाहर से कोई व्यक्ति आकर के इंडिया में हमला करता है, यहाँ के राजा को भागना पड़ता है और लूटपाट करके वो ले जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉस इज पावरलेस, बॉस का पावर खत्म हो गया है। इसलिए कंपनी ने इस समय का फायदा उठाया और क्या किया, पॉलिटिक्स करना शुरू कर दिया। बिजनेस के साथ साथ पॉलिटिक्स करना शुरू कर दिया। और इसमें दो चीज आपको पता होगा, क्लास 8th में पढ़े होंगे आप। कंपनी ने दो लड़ाई लड़ी शुरू में। एक को बोलते हैं बैटल ऑफ पलासी 1757, सेकेंड बैटल ऑफ बक्सर 1764। आपको पता है इन दोनों लड़ाई में अंग्रेजों की तरफ से एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। और इधर से लड़ाई हुई थी बंगाल में। इंडिया का जो बंगाल था वहां लड़ाई हुई थी। जैसे आप कुछ नाम याद रख सकते हैं, सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे, बैटल ऑफ पलासी में उनकी हत्या कर दी गई, उनको मार दी गई धोखे से। बैटल ऑफ बक्सर में क्या हुआ था, भारत का मुगल बादशाह लड़ रहा था। बताइए नाम क्या था, शाह आलम। सेकंड, अवध के जो नवाब थे वो थे, और साथ ही साथ बंगाल के जो नवाब थे वो थे एक तरफ, और एक तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। दोनों में लड़ाई हुआ और ये बेचारे भारत का मुगल बादशाह, अवध का नवाब और बंगाल का नवाब तीनों हार गए। उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने एक समझौता किया 1765 में। हार जाओगे क्या करोगे, समझौता ही करोगे ना। इसको कहा जाता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और इसमें क्या हुआ, इस समझौते के तहत जो बंगाल था, बिहार था और उड़ीसा था, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, ये तीनों का तीनों किसके कब्जे में आ गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। देखें कितना आसान है। एक ऐसी कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो बिजनेस करने आई थी, खरीद बिक्री करने आई थी, मौके का फायदा उठाया, यहाँ इंटरफेयर किया, लड़ाई जीती और बंगाल की बॉस हो गई।
ध्यान दीजिए, जब उन्होंने बंगाल को अपने कब्जे में कर लिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उनकी पेट भरी नहीं, उनकी इच्छाएं बढ़ती गई। उन्होंने और भी लड़ाइयाँ लड़ी भारत के अंदर। उन्होंने मैसूर को हराया, टीपू सुल्तान को, पंजाब में जाके पंजाब को कैप्चर किया। समय बीतता गया, बीतते बीतते क्या आया, बंगाल किसके अंडर में है? अंग्रेजों के। उसके बाद उन्होंने किसको कब्जे में किया? ठीक है स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? एक कंपनी बंगाल को अपने कब्जे में ले चुकी है। बंगाल के बाद वो मैसूर को कब्जा करेंगे, टीपू सुल्तान का इलाका, फिर वो पंजाब में जाएंगे। इतना करते करते लगभग कौन सा समय आ जाता है? इतना कैप्चर करते करते समय आ जाता है किसका? रिवोल्ट ऑफ 1857। और यहां से आपका सिलेबस शुरू होता है। अभी जो चल रहा था वो क्या था? पार्टी था। अभी तो पार्टी शुरू हुई थी। ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857, 8वां का चीज़ है, 8th क्लास का। आपको बस बेसिक समझा देते हैं ताकि हमें आगे समझना आसान हो जाए। मेरठ, उत्तर प्रदेश में एक जगह था मेरठ, वो पुलिस छावनी थी, आर्मी वहां रहते थे। एक नया वैरायटी का राइफल आया था, रॉयल इनफील्ड राइफल, और ऐसी अफवाह उड़ गई थी, यह हकीकत थी कि उसमें जो बुलेट था, उस बुलेट के ऊपर काऊ और जो पिग है उसका चर्बी लेप किया गया था। तो अगर काऊ है, काऊ का फैट है तो हिंदू यूज नहीं कर सकता, अगर पिग का फैट है तो मुस्लिम यूज नहीं कर सकता। इस चीज को लेकर बहस हो गई कि हम उस राइफल का यूज नहीं करेंगे। मेरठ में, उत्तर प्रदेश के मेरठ में परेड हो रही थी, और जो सर्जेंट होता है, सीनियर ऑफिसर, वो बार बार आदेश दे रहा था कि आपको ये राइफल यूज करना है, यूज करना है। उसी में एक सिपाही थे, उस समय आर्मी के मेंबर को सिपोय कहा जाता था, सिपोय। एक सिपोय थे, उनका नाम था मंगल पांडे। इन्होंने क्या किया? राइफल उठाया और अपने सर्जेंट को क्या किया? शूट कर दिया, अपने बॉस को ही मार दिया गोली। यहां से रिवोल्ट ऑफ 1857 शुरू हो गई। इस पे ध्यान नहीं देना, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या, उस पे ध्यान दीजिए। ये लोग बढ़ते बढ़ते दिल्ली तक पहुंच गए। दिल्ली में बहादुर शाह जफर, द लास्ट मुगल एम्परर, लाल किला के अंदर आराम फरमा रहे थे। इन्होंने जाकर के उनको अपना नेता घोषित कर दिया। दे डिक्लेयर्ड हिम एज देयर लीडर। खैर उसे छोड़िए। जब रिवोल्ट हो रहा था, इस रिवोल्ट के टाइम पे कुछ लोग थे जिनको हिस्ट्री में कहा जाता है एजुकेटेड इंडियन मिडिल क्लास। जो मेन शब्द है उस पर ध्यान दीजिएगा, एजुकेटेड। इसी रिवोल्ट के टाइम पे इंडिया में कुछ ऐसे लोग थे जो एजुकेटेड थे, बाहर से पढ़ के आए थे। उन्हें फ्रांस से पढ़ने का मौका मिला था, या इंग्लैंड में पढ़ने का मौका मिला था, या अमेरिका में पढ़ने का मौका मिला था। अब वो बाहर से पढ़ के आए थे। तो जब वो बाहर से पढ़ के आए थे तो उन्हें पता था कि 1789 में फ्रांस के लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन किया है। उन्हें पता था कि खुद इंग्लैंड के अंदर दो रेवोल्यूशन हुए हैं, 1648 में प्यूरिटान रेवोल्यूशन और 1688 में
ग्लोरियस रेवोल्यूशन। उन्हें ये भी पता था कि अमेरिका के अंदर भी अमेरिकन रेवोल्यूशन हो चुका है, उन्हें सब नॉलेज था, और भारत उस समय राजा महाराजा के कब्जे में था। तो ये जो इंडियन एजुकेटेड लोग थे, एजुकेटेड मिडिल क्लास, जब रिवोल्ट शुरू हुआ तो एजुकेटेड इंडियन मिडिल क्लास इंडियन लोगों का साथ न दे करके इन लोगों ने इंग्लिश का साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया। आप कहेंगे कि ये तो देश के साथ गद्दारी है, लेकिन बस थोड़ी देर रुक जाइए। ये जो एजुकेटेड इंडियन मिडिल क्लास थे, इनका क्या मानना था? व्हाट दे बिलीव्ड, व्हाट दे थॉट? वो मान के चल रहे थे कि अगर हम अंग्रेजों का साथ नहीं देते हैं, इंडियन जो रिवोल्ट किए हैं, खासकर जो भी रिवोल्ट किए थे राजा महाराजा थे, अवध के नवाब थे, झांसी की रानी थी, बिहार के वीर कुंवर सिंह थे, ये सब कौन थे? या तो जमींदार थे या राजा महाराजा थे। तो अगर हम इनकी साथ देते हैं और ये जीत जाते हैं, अंग्रेज हार जाते हैं, तो फिर भारत में क्या आ जाएगा? मोनार्की आ जाएगा, राजतंत्र आ जाएगा। आम लोगों को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। राजा जाएंगे, राजकुमारी जाएंगी, प्रिंसेस जाएंगी, आप उनको खड़ा होकर के सल्यूट कीजिएगा, थैंक यू बोलिएगा। ये क्या सोच रहे थे? ये सोच रहे थे कि अगर इंडिया अंग्रेजों के अधीन रहेगा तो धीरे धीरे क्या होगा? जो इंग्लैंड के अंदर है, इंग्लैंड के अंदर क्या है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, यानी रानी है, नीचे पार्लियामेंट है, इलेक्शन होता है, लोगों को आज़ादी है, फ्रीडम है, लोग पढ़ते हैं। तो धीरे धीरे वो सिस्टम इंडिया में भी क्या होगा? आ जाएगा। इसलिए इन लोगों ने, एजुकेटेड इंडियन मिडिल क्लास ने, ये जो सिपोय म्यूटिनी था या रिवोल्ट ऑफ 1857 था, इसमें इंडियन लोगों का साथ ना दे करके अंग्रेजों का साथ दिया। आप जानते हैं अंग्रेज उस समय पूरे वर्ल्ड में बॉस थे, या कहिए सुपर पावर थे। इस तरह अमेरिका भी सुपर पावर है, उस तरह अंग्रेज सुपर पावर थे, पूरा वर्ल्ड उनके कब्जे में था। उन लोगों ने रिवोल्ट को क्या किया? क्रश कर दिया, रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया, दबा दिया, रिवोल्ट को खत्म कर दिया। अब रिवोल्ट हो गया खत्म, सॉरी। तो जो एजुकेटेड इंडियन मिडिल क्लास है, जो भारत के पढ़े लिखे लोग थे और अंग्रेजों का साथ दिए थे, ये दिल में कौन सा ख्वाब लिए हुए थे? कि किस ड्रीम में जी रहे थे? ये सोच रहे थे कि हमने अंग्रेजों का हेल्प किया है, अंग्रेज जीत गए हैं, तो हमें रिटर्न में कुछ ना कुछ मिलेगा। उनकी आशा थी कि अंग्रेज कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे हमारे लिए। लेकिन अंग्रेजों ने क्या दिया इन्हें? अंग्रेजों ने दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1857 की क्रांति, रिवोल्ट ऑफ 1857। उसके एक साल बाद अंग्रेजों ने एक कानून लाया जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इस कानून में क्या हुआ था? पहली चीज, जो पावर पहले कंपनी के पास था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उस पावर को कंपनी से छीन करके किसको दे दिया गया? क्वीन को। क्वीन को भारत का एम्प्रेस घोषित कर दिया गया कि अब भारत किसका है? क्वीन का है। दूसरी चीज, पहले जो कंपनी में सबसे बड़ा ऑफिसर रहता था उसको कहते थे गवर्नर जनरल, इसका नाम बदल के वायसराय कर दिया गया, और इंडियन लोगों को कुछ नहीं मिला। जब इंडियन लोगों को कुछ नहीं मिला, मान लीजिए कि आप किससे उम्मीद लगाए हैं, आपने उसके लिए बहुत कुछ किया है, उसके लिए अपने लोगों से गद्दारी किया आपने, या झगड़े किया है, अब बाद में चल के जब वो आपका ना हो तो आप उसके लिए फूल देंगे या नफरत होगी उससे। तो जो एजुकेटेड इंडियन मिडिल क्लास थे, एजुकेटेड इंडियन मिडिल क्लास, अब ये अंग्रेजों के क्या हो गए? खिलाफ हो गए कि नहीं, आपने ठीक नहीं किया। और इन लोगों ने छोटे छोटे
कहीं कहीं पे प्रदर्शन, प्रोटेस्ट, छोटे मोटे हड़ताल करना शुरू कर दिए, मीटिंग करना शुरू कर दिए, रैली निकालना शुरू कर दिए, छोटे छोटे, जिसमें से कुछ आपको एग्जाम्पल हम देंगे। यहाँ तक क्लियर है? इसी टाइम पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना घटती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, ध्यान सुनिएगा। उसका नाम है इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। ये कब हुआ था? 1883 में हुआ था, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। इसमें क्या हुआ आपको पता है? अंग्रेज के भारत आने से पहले इंडिया में किसका रोल था? मुगल्स का। मुगल्स किस चीज को फॉलो करते थे? कुरान को और उर्दू को। तो अंग्रेजों से पहले मुगल्स का कोड चलता था। अगर किसी व्यक्ति ने किसी का हाथ काटा है, चाहे पैसे चुराया, चाहे जो भी किया है, उसका फैसला होगा कहाँ होता था? मुगल्स कोर्ट में। इनके तौर तरीके, रूल्स, नियम, कायदे कानून अलग थे। जब अंग्रेज आए तो इंग्लैंड से अपना सिस्टम लेके आए, इंग्लिश सिस्टम। अब क्या हुआ? अगर कोई व्यक्ति जो इंडिया का है वो कोई क्राइम करता था, किसी का नुकसान पहुंचाता था, चोरी करता था, डकैत करता था, रेप करता था, कुछ भी करता था, अगर वो इंडिया का है और वो देहात में रहता है, रूरल देहात में रहता है, तो लेकिन अगर कोई व्यक्ति भारत का नहीं है, अंग्रेज है, यूरोप से आया है, फ्रांस से, इंग्लैंड से, कहीं से आया है, अगर वो आगे यहाँ कोई क्राइम कर रहा है तो उसका फैसला मुगल्स कोर्ट में नहीं होता था। जो अर्बन होता है, शहर में जो कोर्ट होते थे वहां पे होता था। ठीक है? यानी जो इंडियन लोग हैं उनका फैसला गांव के कोर्ट में, जो बाहर से आए हैं उनका फैसला अर्बन कोर्ट में, शहर के कोर्ट में। आपको पता होगा 1861 में, आई नो कि मैं बहुत डिटेल जा रहा हूँ, फिर भी आप जब तक बैकग्राउंड नहीं समझेंगे आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। बस रट्टा मारना पड़ेगा आपको। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप रट्टा मारें। 1861 में आईपीसी बना, इंडियन पेनल कोड। इसमें सब धारा लिखा रहता है, सेक्शन 326 कि रेप में ये धारा लगेगा, मर्डर में ये लगेगा, चोरी में ये लगेगा। इंडिया में आज के जो भी फैसले होते हैं मैक्सिमम सब इसी में लिखा हुआ है, आईपीसी में, इंडियन पेनल कोड में लिखा हुआ है। और ये कब बना था? सबसे पहले 1861 में। ठीक। जब अंग्रेजों ने आईपीसी बनाया, इंडियन पेनल कोड बनाया, इसमें इन लोगों ने क्या किया? अंग्रेजों ने, चाहे आदमी इंडिया का हो चाहे इंडिया से बाहर का हो, कहीं का हो, सबके लिए सेम रूल बना दिए कि चाहे बाहर का हो चाहे इंडिया का हो, रेप करेगा तो इतनी सजा, चोरी करेगा इतनी सजा, मर्डर करेगा इतनी सजा, गाली देगा इतनी सजा, सबके लिए बराबर। इसी टाइम पे क्या हुआ? इसी के तहत एक जज साहब थे, JUDC, जो कहाँ बैठते थे? इंडियन कोर्ट में बैठते थे। 1861 के बाद उनका प्रमोशन हुआ, प्रमोशन, उनको आगे बढ़ा दिया गया और वो यहां से ट्रांसफर होके कहाँ आ गए? सॉरी, एक इंडियन व्यक्ति थे जो मुगल कोर्ट में पहले बैठते थे, मुगल कोर्ट में। 1861 के बाद उनका ट्रांसफर हुआ और चले गए वो शहर वाले कोर्ट में चले गए, इंग्लिश कोर्ट में चले गए। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? भले वो देहात से चले गए अर्बन में, उनका ट्रांसफर भले हो गया, गांव के कोर्ट से शहर के कोर्ट में हो गया, लेकिन उनके पावर में चेंज नहीं किया गया। क्या नियम बनाया गया कि कोई, भले ये जज साहब रहेंगे, अर्बन का जज है, लेकिन ये व्यक्ति जो जज साहब नए बने हैं, यूरोप के लोगों का, फ्रांस का, अमेरिका का, अंग्रेज का, उनका केस आएगा तो ये नहीं देखेंगे। उनका केस कौन देखेगा? अंग्रेज जज देखेगा। इसमें इनको गुस्सा आया कि क्या फायदा, प्रमोशन कर दिए, पावर दिए नहीं, इससे हम चपरासी बढ़िया थे, प्रिंसिपल बना दिए, सारा पावर छीन लिया, क्या फायदा उससे? तो इन्होंने एक लेटर लिखा, किसको? उस समय के वायसरॉय को।
इनका नाम था लॉर्ड रिपन। कि ऐसे ऐसे बात हो रही है, इस कानून से क्या फायदा। लॉर्ड रिपन ने क्या किया, एक कानून लाया, उसका नाम है इल्बर्ट बिल। इनके शिकायत के खिलाफ लॉर्ड रिपन ने एक कानून लाया, उस कानून का नाम है इल्बर्ट बिल। इस कानून में लिखा गया था कि जब ये कानून बन जाएगा तो चाहे वो इंडियन जज हो चाहे बाहर का जज हो, सबको बराबर हक मिल जाएगा, सबको बराबर पावर मिल जाएगा, सबको बराबर ड्यूटी मिल जाएगी। यानी इंडिया का जज भी यूरोपियंस का, अमेरिकन का, इंग्लैंड के जो लोग अंग्रेज हैं उनका केस देख सकेगा। जैसे ही अनाउंस हुआ, जितने यूरोपियंस थे, मतलब चाहे वो अंग्रेज थे, चाहे वो अमेरिकन थे, चाहे वो फ्रेंच थे, चाहे वो जर्मन से आए थे, इन सारे लोगों ने क्या किया, एक हो गए और इसका विरोध करना शुरू कर दिया कि नहीं, हम कभी नहीं जाएंगे इंडियन जज के पास, हम उसके सामने कभी खड़े नहीं होंगे। और जिसके वजह, इसी फेनोमेनन को कहा जाता है इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। जब झगड़ा शुरू हो गया, इसका नाम रख दिया गया इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। जानते हैं क्या हुआ, लॉर्ड रिपन को ये कानून वापस लेनी पड़ी। लेकिन इंडियन लोगों ने इसे क्या सीखा कि जब ये बाहर से आकर के, दूसरी जगह से आकर के एक होकर के फैसला जीत सकते हैं, तो हम लोग तो इंडियन इतने बड़े हैं ना, क्या हम लोग एक हो जाएं, हम लोग आपस में एक हो जाएं, यूनाइट हो जाएं, तो क्या हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी ने इंडियन लीडर्स को, जो भी थे रिवोल्ट के बाद, उनको एक मैसेज दिया कि यूनाइट हो, आपस में एक बनो, तब जाकर कुछ होगा। और इसके बाद क्या हुआ, 1883 में बना नेशनल फंड। क्या बना, नेशनल फंड। पैसा इकट्ठा करना शुरू किया गया, काय के लिए, रैली के लिए, काय के लिए, मीटिंग के लिए, काय के लिए, पार्टीज के लिए। उसके बाद फिर 1883 में बना नेशनल कन्वेंशन। इंडियन लोगों ने बनाया। क्या था ये, भारत में जितनी छोटी छोटी पार्टी थी, जितने छोटे छोटे ग्रुप थे, जितने छोटे छोटे मीटिंग्स होते थे, उन सब लोगों ने आपस में मिल करके कहा कि हम एक साथ आते हैं और क्या बनाएंगे, नेशनल कन्वेंशन। जैसे बिहार में इलेक्शन से पहले जितने छोटी छोटी पार्टियां थी या बड़ी पार्टियां थी, सब आपस में मिल गई बीजेपी के खिलाफ और क्या बनाया, महागठबंधन। वैसे ही समझ लीजिए, इस समय 1883 में जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां थी भारत के अंदर, ग्रुप थे, गुट थे, संघ थे, वो सब आपस में मिल गए, क्या बनाए, नेशनल कन्वेंशन। और इसके बाद 1885 में, 1885 में बनता है, एक नई पार्टी बनती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। 28 दिसंबर 28 दिसंबर 1885 को एक पार्टी बनती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन शॉर्ट INC। यही वो पार्टी है जो क्या करेगी, भारत में आजादी की लड़ाई लड़ेगी। इसमें तरह तरह के लीडर्स आएंगे। हम लोग को 1885 से लेकर के 1947 तक यही सब पढ़ना है। आगे आपके क्लास में जो भी क्वेश्चंस आएंगे 1885 के बाद में आएंगे। अभी तक जो चल रहा था वो बैकग्राउंड था, ताकि आगे आप समझ सकें। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास, अगला क्लास शुरू करेंगे INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर INC को लेकर के। थैंक यू।